हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फोर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे जो कि 11th लेवल के लिए भी है और साथ में कॉम्पिटिटिव वालों को भी वो करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल से। देखिए, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है। इसमें बीच में मरकरी फिलप है, उसका ये डायग्राम बना हुआ है। इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ये बीच में मरकरी फिलप है जो हमने ब्लैक से दिखाया है, और इसमें एयर ट्रैप्ड है। इधर ओपन है। नेचुरल है कि जिस तरफ ये ओपन होगा उस तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा। ओके, इसकी लेंथ एयर की 15 सेंटीमीटर है कॉलम की, मरकरी 76 सेंटीमीटर है, और ये जो ओपन साइड है ये 9 सेंटीमीटर है। इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया गया है। ओपन एंड यहाँ पर है और क्लोज्ड एंड ऊपर है। उस समय ये निकालना है कि एयर कॉलम कितना होगा। ठीक, तो देखिए, पहले आप इसका वो लिख लीजिए, एक लाइन का स्टेटमेंट। पीडीएफ को जरूर निकालें और उसमें से मैच करके और तब स्टडी करें। तो इसमें ए मीटर लॉन्ग, उसमें मिलाएं आप, ए मीटर लॉन्ग नैरो बोर ट्यूब हेल्ड हॉरिजेंटली एंड क्लोज्ड एट वन एंड है, contains 76 centimeter long mercury thread which traps a 15 centimeter column of air. What happens if the tube is held vertically with the open end at the bottom? तो देखें जरा, इस पॉइंट पर पहले चेक करें। यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। देखिए, हॉरिजॉन्टल में कोई भी अगर किसी कंटेनर में लिक्विड फिलअप है तो वो इस तरफ ये प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पर पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप ये प्रिंसिपल को समझ लें कि जैसे ये कोई सीट है और इसमें इस सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। इस सरफेस पर ऐसे लगेगा और लोअर वाले सरफेस पर ऊपर की तरफ, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हाइट बहुत है। किसी भी जगह पर थोड़ी बहुत हाइट के लिए प्रेशर का डिफरेंस भी नहीं लेंगे, जो प्रेशर यहाँ लगेगा वही प्रेशर यहाँ लगेगा। ओके, और वर्टिकली लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ये जो हमारा कोई अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल में है, ये वाला सरफेस है, इसमें ऐसे लगेगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ध्यान रखें। ओके, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसका वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ये वॉल्यूम बन गया। अब जरा इस पर ध्यान दें, जब हम इसको वर्टिकल कर देंगे तो पहले तो मरकरी जो है वो प्रेशर से शिफ्ट होके यहाँ तक आई। मरकरी 76 सेंटीमीटर है और अंदर एयर ट्रैप्ड है, तो जो लोअर सरफेस होगा, ये ओपन है सरफेस यहाँ पर, ये लोअर जो सरफेस होगा इसका, इसमें इसके अंदर का प्रेशर भी पड़ेगा और 76 मरकरी कॉलम का भी पड़ेगा, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें 76 का डालेगा, अपवर्ड प्रेशर। इसका मीनिंग ये है कि ये अंदर वाला, ये दोनों मिलाकर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बैलेंस करेगा, इसलिए ये मरकरी यहाँ से थोड़ी आउट हो जाएगी और एयर कॉलम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मरकरी खुद ही 76 है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी 76 होता है। कुल कहने का मतलब कि इसका प्रेशर, ये जो P2 है और इस मरकरी का प्रेशर मिलाकर 76 होगा, और 76 ये खुद है, इसका मतलब इसकी हाइट थोड़ी कम होगी, लेंथ कम होगी। ठीक, ये एयर है, ये मरकरी है। ओके, अब जरा समझें, इस कॉन्सेप्ट को लगाकर यहाँ पर प्रेशर निकालिए। यहाँ प्रेशर ऊपर से P2 पड़ रहा है, प्लस मान लीजिए H मरकरी हाइट जो है वो आउट हो गई है ट्यूब से, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 24 प्लस H, और इसकी हो गई 76 माइनस H। पहले इसको देखें, ये यहाँ 76 थी, ये आपका शिफ्ट होके इस पर आ गई यहाँ पर, तो और H बाहर निकल गया मटेरियल हाइट का, तो ये हाइट हो गई 76 माइनस H। अब ये टोटल हाइट 100 थी। ठीक, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर की जो लेंथ है वो 15 प्लस 9 24 होगी,
और मरकरी थोड़ा बाहर निकल गया तो इसकी हाइट 24+H होगी। थोड़ा सोल्यूशन पे भी पीडीएफ में देख लेना, ठीक। तो अब इससे देखिए बहुत इजीली हमने इसका प्रेशर P2, इसका 76 -H इज इक्वल टू 76, इससे P2 निकाल लिया, वो H के इक्वल आया। अब V2 24+H इसकी हाइट है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई करिए तो V2 आ गया। अब आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दें। इसमें लगाते समय अगर आप सेंटीमीटर में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आपका जो H है वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एरिया को कैंसिल करें, इसकी दो वैल्यू आ रही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, श्रीधराचार्य रूल लगाएं, 23.85 और माइनस में 47.85, माइनस को आप निगलेक्ट कर दीजिए, तो जो हाइट आ रही है वो 23.85 आ रही है, जिसको हमने नियरली 24 मान लिया है। आप चाहें तो एग्जैक्ट लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 और प्लस 24 48 तो बन जाएगा आपका एयर कॉलम, और मरकरी में 76 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो 52 सेंटीमीटर ये मरकरी कॉलम बचेगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें। सेकंड क्वेश्चन में ये एक कंटेनर में वाटर फिलअप है, इसके नीचे एक एयर बबल है और इसके ऊपर यही एयर बबल ऊपर आ जाता है। नीचे का टेम्परेचर यहाँ अंदर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते समय इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लगाए हैं, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप के भी लगाए हैं, उनको भी आप जरूर देख लें, ठीक। तो टेम्परेचर अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। वहाँ पर जो क्वेश्चन हमने कराया है उसमें टेम्परेचर सेम है, इसलिए उसमें बॉयल्स लॉ लगाया है। ओके, इसका वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम थोड़ा स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं। एन एयर बबल ऑफ कॉलम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक 40 मीटर डीप एट ए टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड। To what volume does it grow on reaching the surface where the temperature is 35 degree centigrade? Atmospheric pressure 1 into 10⁵ Pascal, डेंसिटी वाटर की 10�3 और G की वैल्यू 9.8। वाटर की डेंसिटी 10�3 MKS में होती है, इसलिए आप उसको जो है CGS में 1 लेते हैं, MKS में 10�3 लेते हैं। अब जरा देखें, इसमें टेम्परेचर अलग अलग है, तो इसलिए इसमें P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2 लगेगा। तो पहले यहाँ पर देखें प्रेशर, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर P1 होगा वो P+H रो G, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ होती है। इसमें H रो G लगाए, H ये हाइट है वाटर कॉलम की 40 है, डेंसिटी इसकी 10�3 गिवन है, G की वैल्यू 9.8, तो P1 आपका कैलकुलेट हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या पास्कल लिखें। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वैसे दोनों तरफ में अगर सेंटीमीटर क्यूब रखो तो तब भी चल जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, फिर भी हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। आप प्रिफर करें कि हर एग्जामिनेशन में MKS का यूज करें जिससे कि मिस्टेक के चांसेस कम रहें। तो V1 1 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। T1 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 का प्लस कीजिए तो ये आपका टोटल जो है वो 308 K आ गया। ओके, तो ये अब यहाँ पर T2 आपका यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें प्लस कर दीजिए। अब ये P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2 लगाइए तो P2 निकल आया। ये 5.3 सेंटीमीटर क्यूब के आया है। ठीक इसी तरह से अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस फिलअप है। ये कंटेनर में ऑक्सीजन गैस फिलअप है, उसमें से थोड़ी ऑक्सीजन गैस को बाहर कर दिया है, तो उसका अमाउंट निकालना है कि कितना होगा। हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज एन इनिशियल गेज प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गेज प्रेशर मालूम होना चाहिए, कंटेनर के अंदर का एब्सोल्यूट प्रेशर है ये। इसका वॉल्यूम V1 30 लीटर दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, the gauge pressure drops to 11 atmospheric and the temperature drops to 17 degree centigrade. Estimate the mass of oxygen taken out of the cylinder. R की वैल्यू 8.3 गिवन है जूल पर मोल पर के, और मालिकुलर वेट ऑक्सीजन का आपको मालूम है 32। ठीक, तो यानी कि कुल मिलाकर
किसी सिलेंडर के अंदर से ऑक्सीजन गैस जो फिलअप है उसको थोड़ा बाहर निकाल दिया तो अमाउंट पूछा है कि कितना है। ठीक, ध्यान रहे जो भी आप आइडियल गैस वगैरह में फार्मूले पढ़ते हैं वो वॉल्यूम कंटेनर का होता है। आप जो ऑक्सीजन गैस को निकाल लें लेकिन उसके अंदर का वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक, तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, वॉल्यूम सेम होने की वजह से वी लिखा है, P1 इनिशियल प्रेशर है कंटेनर के अंदर का, μ1 उसके मोल है और T1 उसका टेम्परेचर है। सेकंड केस में जब आपने कुछ ऑक्सीजन गैस को बाहर कर दिया तो P2V इज इक्वल टू μ2RT। ठीक, P1 चेक करें, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 1.01 इंटू 10⁵ P2 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें मल्टीप्लाई करें। T1 आपका इनिशियल 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 प्लस करें 300 के, इसी तरह से T2 में 290 के आएगा। वॉल्यूम 30 लीटर गिवन है वो फिक्स रहेगा दोनों ही केस में। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करें 10⁻³ मल्टीप्लाई करें। R की वैल्यू गिवन है 8.3, इससे μ1 निकालें P1V/RT1 फर्स्ट इक्वेशन से, ये आ रहा है 18.25। ठीक इसी तरह से μ2 कैलकुलेट करें P2V/RT2 से और नंबर ऑफ मोल जो माइनस कर दें μ1 माइनस μ2 तो नंबर ऑफ मोल्स टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर आ गया कि कितने मोल बाहर गए निकलकर। ठीक, इसके बाद आप मास जो है वो निकाल लें, इसमें मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दें 32 को तो 4.41 इंटू 32 ये 141 ग्राम ऑक्सीजन आ गई है। तो समझ गए होंगे, पहले नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करके और तब उसमें मॉलिक्यूलर वेट को मास को मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें आप जो है वो निकाल लें कि कितने ग्राम वहां से बाहर गया है। ओके, इसमें यहाँ पर ये 32 ग्राम में होता है इसलिए इसको 141 ग्राम में लिखा गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है फोर्थ क्वेश्चन इसमें नोट करें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ऑक्सीजन गैस का जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, उससे हम वॉल्यूम निकाल कर उसका फ्रैक्शन निकालना है कि 1 मोल में कितना फ्रैक्शन एक्चुअल वॉल्यूम का होगा। तो क्वेश्चन नोट करें, लिखिए एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by oxygen gas at NTP. Take the diameter of an oxygen molecule is to be 3 angstrom. डायमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम एनटीपी पर ये कह रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि हम 1 मोल के लिए लेंगे। आपको मालूम होगा कि एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मालूम 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम जो एक्चुअल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, ठीक, वो आपका 4/3 πr क्यूब होगा और 1 मोल के लिए अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला फैक्टर आपका एक्चुअल वॉल्यूम का आएगा। ठीक, अब इसमें आप वैल्यू आर की हमने पुटअप कर दी है, डायमीटर दिया है उसको रेडियस में कन्वर्ट करके ये वॉल्यूम निकल आया। ठीक है ना। अब जो एक्चुअल वॉल्यूम 1 मोल का है वो आपको मालूम है, ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम है और जो 1 मोल का वॉल्यूम है वो आपको मालूम 22.4 लीटर होता है जो कि टोटल कंटेनर में होगा, यानी कि जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। बीच में गैपिंग होती है ना बहुत, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, तो ये फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें, ये वाला कर्व हमने थ्योरी में आपको करा रखा है, ये PV/T वर्सेस प्रेशर का कर्व है। ठीक, ये कर्व फॉर ऑक्सीजन लिखा हुआ है ऑफ 1 इंटू 10⁻³ kg। ऑक्सीजन का मास गिवन है, उसके लिए ये क्वेश्चन के अंदर कर्व गिवन है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि हम डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये पूछा है कि जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो डॉटेड लाइन आपको मालूम होगा कि वो आइडियल गैस के लिए रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसमें PV/T विद वेरिएशन इन प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए PV/T कांस्टेंट है, इसका मतलब आइडियल गैस है। हमने यहाँ नोट किया है कि ये भी लाइन रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, फिर इसके बाद इसमें ये 2 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, T1 और T2, ये ऑक्सीजन गैस के लिए प्लॉट किए गए हैं जिसका कि मास गिवन है 1 इंटू 10⁻³ kg। तो इसमें पूछा है कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा होगा, T1 या T2 में से। आपको मालूम होगा कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो जो रियल गैस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। यहाँ पर नेचुरल है कि जो टेम्परेचर T1 है वो आइडियल गैस के क्लोज है,
ठीक है ना। तो इसलिए T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है, क्योंकि वो आइडियल गैस के क्लोज है T1। ठीक, हाइयर टेम्परेचर पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक, इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB/T एट पॉइंट ए पॉइंट पर PB/T की वैल्यू पूछी गई है और नेचुरल है कि ए पॉइंट आइडियल गैस के लिए ये पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो पॉइंट ए हमने लिखा है ऊपर, गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए आपको म्यू मोल के लिए आपको फार्मूला मालूम है, PV इक्वल टू म्यू आर टी होता है। हमको PB/T का कैलकुलेशन करना है और PB/T इक्वल टू म्यू आर होगा। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल है। मोल क्या होते हैं? मास अपॉन मालिकुलर मास। तो यहाँ पर मास गिवन है 1.000 इंटू 10⁻³ kg, वहाँ मास की जगह वैल्यू पुटअप की है और अपान ऑक्सीजन गैस है, इसलिए मालिकुलर मास 32। और कभी भी किसी भी एग्जाम में ये मत भूलना कि 32 ग्राम में होता है, उसको केजी में, क्योंकि यहाँ ये केजी में है, उसको केजी में कन्वर्ट करें, यानी कि 32 में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करें। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि ग्राम लेना है या केजी लेना, इस पॉइंट को। ठीक, इसमें आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.31 वैल्यू है, ये PB/T की वैल्यू निकल आई। इसका मतलब इस ग्राफ से आप जो है वो आइडियल गैस के लिए पॉइंट ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसका जरा हम लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, फोर्थ पार्ट की। देखिए, एक तो ये हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB/T एट पॉइंट ए वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर 1 इंटू 10⁻³ kg ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिमिलर प्लॉट हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं सेम मास के लिए, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PB/T? तो हमको PB/T की वैल्यू ए पर सेम मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? इफ नॉट, तो व्हाट मास ऑफ द हाइड्रोजन वुड यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ PB/T एट ए? तो हाइड्रोजन का कितना मास सेम वैल्यू देगा? पहली बात ये कि आपने जब ये PB/T निकाला है, ये म्यू आर के इक्वल है, और म्यू होता है मास अपॉन मालिकुलर वेट। अगर मास हमने सबका सेम भी ले लिया तो मालिकुलर वेट सबका अलग अलग होता है, इसलिए PB/T की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। ठीक, हमने यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ PB/T इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस बिकॉज मालिकुलर मास विल बी डिफरेंट। ठीक, क्योंकि कैपिटल M की वैल्यू मालिकुलर मास की डिफरेंट होगी इवन इफ द गिवन मास इज सेम। ठीक, हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि मास सेम है, तब भी मालिकुलर मास को अलग होने की वजह से म्यू की वैल्यू सेपरेट होगी, इसका मतलब है कि वैल्यू हमें अलग मिलेगी। ठीक, अब पूछा गया है कि हम हाइड्रोजन का कितना मास लें कि वैल्यू सेम हो जाए, तो नेचुरल है कि फाइंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन एट विच द PB/T इज सेम एज ऑक्सीजन, यानी O2। तो आप ये वैल्यू PB/T के निकाल चुके हैं 0.26, और ये किसके इक्वल होती है? म्यू आर के इक्वल। तो हमने म्यू को लिया है मास अपॉन मालिकुलर मास। मालिकुलर मास ये हमने 2.02 इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट किया हाइड्रोजन का, ये क्वेश्चन में गिवन है। ग्राम को kg में यहाँ पर भी कन्वर्ट कर लें, ये आर की वैल्यू है 8.31, और ये वैल्यू आ गई आपकी म्यू आर किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मास हमने हम ले लिया और कह रहा है कि ये वैल्यू इसके सेम होनी चाहिए, तो 0.26 के इक्वल कर दें, इससे हम कोई वैल्यू निकाल लें। यानी हाइड्रोजन का हम कितना मास लें कि PB/T की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यू आई है पॉइंट ए पर वो सेम आए। समझ गए होंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्राफ से रिलेटेड आपके ये सिलेबस में है, और कॉम्पिटिटिव उसमें भी ये आइडियल गैस के लिए है, T1 ग्रेटर देन T2 होगा। पॉइंट ए जो है वो आइडियल गैस होने की वजह से ये PB इक्वल टू म्यू आर टी लगाएं, तो PB/T इक्वल टू म्यू आर लगाएं। म्यू होता है मास अपॉन मालिकुलर वेट, मालिकुलर मास उसको लगाएं और उससे PB/T की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मास अपॉन मालिकुलर मास होने की वजह से हर गैस का मालिकुलर मास अलग अलग है, अगर मास आपने सेम भी ले लिया तो ये पॉइंट सबके लिए अलग होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो बल्ब हैं, ये कंटेनर समझ लो, इनमें एक गैस फिलअप है, इन दोनों का वॉल्यूम V है, इसका भी V है, इसका भी V है। इस समय इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है गैस के अंदर का, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ये नोट है यहाँ पर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इसको क्या किया कि जो लेफ्ट वाला कंटेनर था उसको मेल्टिंग आइस में रख दिया, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको रख दिया वाटर में 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक,
वॉल्यूम का एक्सपेंशन को निगलेक्ट किया गया है, नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा। समझ गए होंगे बात। तो इसमें ये पूछा गया है कि फाइनली इसके अंदर प्रेशर कितना होगा। तो पहले तो जरा आप इसमें इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज नोट कर लें। ग्लास बल्ब ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाई ए नैरो ट्यूब। ये दो ग्लास बल्ब हैं जो नैरो ट्यूब से कनेक्टेड हैं एंड आर फिल्ड विद ए गैस at 0 degree centigrade and pressure 76 centimeter of mercury. One of the bulb is then placed in melting ice and other in water bath maintained at 62 degree centigrade. What is the new value of the pressure inside the bulb? The volume of the containing tube is negligible. एक्सपेंशन इनका negligible है और इस ट्यूब का वॉल्यूम negligible माना गया, इसका भी केवल लिया गया है। ठीक, तो देखिए इन दोनों बल्ब को मिलाकर जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो इसमें और इसमें दोनों में कंजर्व रहेंगे। हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के डेरिवेशन के बाद ये फार्मूला भी वहाँ नोट कराए हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल का कि PV इक्वल टू म्यू RT होता है, यानी कि उनका म्यू सेम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड द नंबर ऑफ मोल मस्ट बी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक, तो जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कांस्टेंट होने की वजह से उसमें यहाँ ध्यान दें, वैसे तो PV बाई T है वो म्यू R के इक्वल होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने R को नहीं लिखा है, दोनों इक्वल करने की वजह से R कैंसिल हो जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि PV बाई T दोनों बल्ब का मिलकर कांस्टेंट रहेगा, या आप ये भी कर सकते हैं अगर नहीं हो तो इसमें R को मल्टीप्लाई कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखें फर्स्ट के लिए PV बाई TR प्लस PV अपॉन TR, नहीं भी करें मल्टीप्लाई तब भी चलेगा। इन दोनों को कंबाइंड कर लें क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों के वॉल्यूम B है, तो ट्वाइस PV अपॉन TR हो गया। प्रेशर की वैल्यू डाल दी 76, वॉल्यूम B डाल दिया, T यहाँ पर 273 दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। R की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में आए, सेकंड केस में जो इसमें मोल होंगे फर्स्ट वाले में, यहाँ पर भी हम R को मल्टीप्लाई कर दें जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ R और यहाँ R, तो यहाँ पर PV अपॉन T1R, T1 यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर अब जो है वो पूछा गया है। ठीक, T1 टेम्परेचर वहाँ पर मेल्टिंग आइस है इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए यहाँ 273 पुटअप किया है। इसमें यहाँ पर देखें PV अपॉन T2 है और R है, यहाँ पर ध्यान दें PV अपॉन T1 की वैल्यू 273, R मल्टीप्लाई कर लिया PV अपॉन T2, T2 यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 62 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए 273 पे प्लस कर दे तो 335 R आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को इक्वेट कर दें तो R को हमने हटा दिया, ये वॉल्यूम B को भी हटा दें, इसमें प्रेशर P कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आपका आ रहा है 83.75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इस टाइप के जितने भी बल्ब के क्वेश्चन होते हैं इसमें कई तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक्स में। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि बीच में एक बल्ब लगा दिया यानी कि क्लोज कर दिया और दोनों तरफ प्रेशर अलग अलग है या वॉल्यूम अलग है, इसको फिर ओपन कर दिया तो वो कंबाइंड प्रेशर हो जाता दोनों का। ठीक, इनमें कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा कि नंबर ऑफ मोल जो है वो कंजर्व रहेंगे, लगेगी ये इक्वेशन, या PV बाई T कॉन्स्टेंट रहेगा। R आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब आप लास्ट क्वेश्चन पर आए जो हमने ये 7th क्वेश्चन दिया है, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा लिखिए एयर इज फिल्ड, क्वेश्चन नोट करें या PDF से देखें। एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए वेसल ऑफ ओपन माउथ। एक कंटेनर का खुला हुआ कंटेनर है, उसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस जो है वो फिल्ड है। ठीक, अप टू व्हाट टेम्परेचर शुड द वेसल बी हीटेड, किस टेम्परेचर तक हम वेसल को हीटेड करें कि 1/4 पार्ट जो है इसका वो स्केप कर जाए। इसका मतलब 3/4 पार्ट अंदर रहे। नेचुरल है कि गैस बाहर चली जाएगी तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ओपन माउथ है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसमें ये बड़ा काइनेटिक थ्योरी में इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वॉल्यूम B होता है वो गैस का नहीं, वो कंटेनर का है। तो PV इक्वल टू NKT लगाए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ये हमें निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं इन्होंने यहाँ पर दिया है। मोल में भी कर सकते हैं आप कि जो हीटेड 1/4 पार्ट ऑफ द एयर में स्केप, हमने PV इक्वल टू NKT लगाया है फॉर ओपन माउथ के लिए। प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर खुला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब N1 KT1 N2 KT2। ठीक, अब K को कैंसिल कर दीजिए, आप NRT भी लगा सकते हैं। N2 इज इक्वल टू 3/4 N1।
ठीक, क्योंकि 1/4 पार्ट बाहर चला गया, जो अंदर बच गया वो 3/4 बच गया। इससे आप T2 निकाल लें, N1/N2 इंटू T1, यहाँ पर N2 की वैल्यू पुटअप कर दें तो 4/3, और T1 आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपका टेम्परेचर आ गया 444 K, यानी कि सेंटीग्रेड में 171 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक ओपन माउथ कंटेनर है, ठीक, उसको हीटेड कर दिया, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, तो किस टेम्परेचर तक हीटेड करें कि 1/4 मटेरियल बाहर चला जाए, ठीक है ना। उसके लिए आपने ये टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है। तो इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखने का है मेन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें, एर्थ क्वेश्चन। इसमें एर्थ क्वेश्चन में दो गैस दी हुई हैं, एक गैस नियॉन है और दूसरी गैस जो है वो ऑक्सीजन दी हुई है, ठीक। दोनों के पार्शियल प्रेशर दिए गए हैं P1/P2। पार्शियल प्रेशर P1/P2 गिवन है, वो 3/2 है, ठीक। उसमें नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उनके मास का रेशियो निकालना है। तो आप जरा क्वेश्चन नोट करें। ए वेसल कंटेन्स टू नॉन रिएक्टिव गैसेस, नियॉन एंड ऑक्सीजन। आपको मालूम होगा कि नियॉन मोनो एटॉमिक है और ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2 है, 3/2 पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, 3/2। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर 1 number of molecules, number 2 mass density of neon and oxygen in the vessel। एटॉमिक मास जो है वो दिया हुआ है नियॉन का 20.2 और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का दिया है 32। देखिए, पार्शियल प्रेशर जो होता है, हमने जो थ्योरी के लेक्चर हैं उसमें आपको बताया है कि किसी कंटेनर के अंदर अगर मान लीजिए वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, उसमें अगर कोई गैस फिलअप है तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मान लीजिए वो P1 है। अब आप दूसरी गैस को फिलअप कर दें सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर, तब इसका प्रेशर P2 है। तो अगर दोनों गैसों को हम उसमें फिलअप करेंगे तो दोनों गैसों को मिलाकर भी नेट वॉल्यूम V होगा, क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर का होता है और टेम्परेचर भी उतना ही रहे। तो जो नेट प्रेशर होता है वो P1 प्लस P2 के इक्वल होता है, यानी उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। इसलिए जब हमने इक्वेशन लिखी है PV = μRT फर्स्ट गैस के लिए, ठीक, उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा दोनों इक्वेशन में, इसलिए उसमें V लिखा है और T लिखा है। यहाँ पर भी V लिखा है, यहाँ पर T लिखा है। जब इंडिविजुअल प्रेशर एक गैस का P1 है, दूसरी गैस का P2 है। अब अगर दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो V और TR कैंसिल होगा, μ1/μ2 हो गया। P1/P2 3/2 है तो μ1/μ2 3/2 आ गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब म्यू क्या होता है, अगर n एवोगैड्रो नंबर है और स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो μ1/μ2 = n1/n2 होगा। इसका मतलब है कि उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो भी 3/2 होगा, ठीक। इसी तरह से अब इनका मास निकालना है तो म्यू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो फर्स्ट गैस का मास m1 ले लो, दूसरी गैस का मास m2 ले लो, नियॉन का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास m1 और m2 ले लिए, μ1/μ2 को डिवाइड कर दें, ठीक। हमें निकालना है m1/m2। इससे आप m1/m2 निकालें और दोनों को डिवाइड कर लें, तो ये μ1/μ2 इंटू m1/m2 आ गया। μ1/μ2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/2 है। m1 और m2 गिवन है, नियॉन का 20.2 और ऑक्सीजन का 32, तो इनका ये रेशियो निकल आएगा 0.947। आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन को नोट करें या आप PDF से चेक करें। एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एटम एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एटॉमिक मास ऑफ आर्गन का और हीलियम का गिवन है 39.9 AMU में, आर्गन का और हीलियम का गिवन है 4 AMU, जो कि आपको मालूम भी होगा, ठीक। यानी कि टेम्परेचर निकालना है कि आर्गन गैस का किस टेम्परेचर पर RMS वेलोसिटी हीलियम गैस के -20 डिग्री सेंटीग्रेड की RMS वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। VRMS जो है वो √3RT/m होता है। ऊपर हमने ऑक्सीजन के लिए O लगा दिया, R कांस्टेंट है,
टेम्परेचर में TO और मॉलिक्यूलर मास में MO लगा दिया। इसी तरह ये हीलियम लिखा हुआ है VRMS हीलियम, और हमें उसमें गिवन है कि दोनों की RMS वेलोसिटी इक्वल है, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, 3R कैंसिल हो जाएगा। नेचुरल है, टेम्परेचर को ध्यान रखना, सेंटीग्रेड को हर हाल में केल्विन में कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूलर मास को यहाँ kg में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ध्यान रखना, कभी भी वैल्यू डालें तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कर दें, इससे T0 निकाल लें आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मीन फ्री पाथ का, आप उसको उसमें चेक करें। एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर कंटेनिंग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो 2 atm है और टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको कि केल्विन में जरूर कन्वर्ट करेंगे। टेक द रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की रेडियस दे रखी है क्योंकि फार्मूले में डायमीटर की जरूरत पड़ती है, वो रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है, तो डायमीटर आपका 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कंपेयर द कॉलिजन टाइम विद द टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, यानी कि मेन इसमें आपको जो है वो कॉलिजन टाइम निकालना है कि कितना होगा, ठीक है ना, 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, और कॉलिजन का टाइम भी निकालना है। ठीक, दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसको सारा। 10th क्वेश्चन में देखिए, कोई गैस अगर कहीं पर ये फिलअप है, उसका प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसका कैलकुलेशन नेचुरल है कि 1 मोल के लिए करेंगे क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है। तो फॉर 1 मोल PV = RT होता है, टेम्परेचर गिवन है, R आपको मालूम है, प्रेशर गिवन है, इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम का कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। PV = RT कहीं पर भी लगाएं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको फार्मूले में चाहिए होते हैं। मीन फ्री पाथ का फार्मूला लर्न रखें जो कि ये है 1/√2 पाई d²n। ठीक, इसमें जो स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे जो कि 6.02 × 10⁻23 होंगे। इसमें आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए 1.189 को, तो ये स्मॉल n की वैल्यू आ गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें यहाँ पर डालेंगे स्मॉल n। बाकी √2 और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14। डायमीटर, रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसलिए डायमीटर को डबल कर दें 2 × 10⁻⁻10, और d² होता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो आपका मीन फ्री पाथ लैम्डा आ गया 1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक, अब मीन फ्री पाथ जो है वो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस होती है। हमें टाइम का कैलकुलेशन करना है, इसलिए VRMS का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वहां पर देखें, VRMS की वैल्यू आपको मालूम √3RT/m होती है। R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर डालें 290 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके, और देख लें अच्छी तरह से फार्मूले में कैपिटल M कितना डाला गया है, 28 × 10⁻³ -3 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी कैलकुलेशन में नहीं भूलना, ग्राम में होता है। यहाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ 10⁻³ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा MKS का यूज करें ग्राम, क्योंकि वहाँ R की वैल्यू जो आपने ली है ना 8.31, वो MKS में है, जूल पर मोल पर के है। अब वहाँ पर आपकी RMS वेलोसिटी आ गई 5.1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। आगे के डाटा बहुत ध्यान रखना। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल ली है ये। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगी, देखो VRMS आपको मालूम है और 2 कॉलिजन के बीच की आपको सक्सेसिव डिस्टेंस मालूम है। ठीक, तो अगर हम वेलोसिटी में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेचुरल है कि फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मीटर में होता है, तो ये 1/सेकंड होगा। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि पर सेकंड कितने कॉलिजन हो रहे होते हैं, क्योंकि लैम्डा गिवन है और VRMS आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, VRMS कैलकुलेट कर लिया, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। ये 3 पॉइंट आगे बहुत ध्यान रखना। कॉलिजन टाइम कैसे निकालें कि कितनी देर के लिए ये कोलाइड कर रहा है, उसके लिए क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है उसको डिस्टेंस ले लेते हैं कि उसमें कितने, उस वेलोसिटी से उस डिस्टेंस तक वो कितना मूव करेगा। क्योंकि ऐसा भी है ना कि मॉलिक्यूल स्फीयर है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो डायमीटर के ले लेते हैं। तो कॉलिजन टाइम निकालने के लिए वैसे तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह डायमीटर लेंगे जब कॉलिजन टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। तो डायमीटर में VRMS को डिवाइड कर दें तो आपका कॉलिजन टाइम आ गया ये 4 × 10⁻⁻13 सेकेंड। ठीक, अब पूछा है टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन,
दो कॉलिजन के जो बीच का टाइम, वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। अब डिस्टेंस लेंगे मीन फ्री पाथ, क्योंकि दो कॉलिजन के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होती है, और उसमें VRMS को डिवाइड कर दें तो नेचुरल है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना जरा, कॉलिजन टाइम निकालने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे VRMS को। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये हमने यहाँ न्यू लिखा है, न्यू फ्रीक्वेंसी को आप एफ से, स्मॉल एन से, न्यू से, फिजिक्स में किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो VRMS में लैम्डा को डिवाइड कर दें तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके एक एक टर्म को लास्ट वाले जरूर ध्यान रखें। हाँ, इसमें आप नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन देखें। इसमें 11th क्वेश्चन में एटॉमिक मास कार्बन का गिवन है 12.01 ग्राम, डेंसिटी गिवन है 2.22 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का मीनिंग है रेडियस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपको मालूम होगा कि जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर होगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर में जो टोटल मास होता है उसका वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, इसलिए इसको डिवाइड कर दें तो मास निकल आएगा एक मॉलिक्यूल का। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, वॉल्यूम 4/3 πr³, डेंसिटी मल्टीप्लाई करें, यानी एवोगैड्रो नंबर है, इससे रेडियस को निकाल लें। तो रेडियस आपका थ्राइस इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड किया और क्यूबिक रूट हो गया। इसमें जरा वैल्यू पर ध्यान दे दें। कैपिटल एम एटॉमिक मास है जो कि 12.01 इंटू 10⁻⁻³ ध्यान रहे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। 4 पाई डेंसिटी गिवन है केजी में, केजी पर मीटर क्यूब पुटअप कर दी, एवोगैड्रो नंबर पुटअप कर दिया, क्यूबिक रूट इसका लेना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पर जो है आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आया। इसका मतलब है कि 1.29 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखें मोल और कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बहुत पूछते हैं 11th में, 5 मॉलिक्यूल्स गैस, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव स्पीड। किसी गैस के 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड दी है 4, 2,4,4, 6,8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट VRMS, V एवरेज और VMP। MP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जरा देखें बोर्ड में, V एवरेज जो है वो एवरेज निकालना आपको मालूम है स्टेटिस्टिक्स से कि 2 + 4 + 4 + 6 + 8, 5 नंबर है उनको डिवाइड कर दो, सिंपल क्वेश्चन एवरेज आ जाएगा। RMS का फार्मूला भी आप जान चुके हैं, रूट V1² + V2² + V3² + V4² डिवाइडेड बाई 5। ये वेलोसिटी आपकी 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गई है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है आपकी वो इसमें से, इससे ये आंसर आएगा। इसमें जो ज़्यादा स्पीड के मॉलिक्यूल्स हों, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स इसमें 4 है 2 मॉलिक्यूल्स की, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो 4 हो जाएगी। इसमें यह भी ध्यान रखना आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, सबसे ज़्यादा स्पीड VRMS की होती है, फिर V एवरेज की होती है और फिर VMP होता है हमेशा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सिंपल है आपका, उसमें नोट करें कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, गामा लिख दो 5/3, वैसे लर्न होना चाहिए आपको। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of ideal diatomic gas, ब्रैकेट में गामा लिख दो 7/5। व्हाट इज द गामा ऑफ द मिक्सचर। हमने ये थर्मोडायनामिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं। मिक्सचर का आपको गामा कैलकुलेट करना है, तो मोनोएटॉमिक के लिए CV1 ले लिया हमने। CV का फार्मूला R/गामा-1 होता है। ये CP - CV = R करो और CP/CV = गामा करो, दोनों को सॉल्व करो तो निकल आता है फार्मूला CV R/गामा-1। गामा गिवन है मोनोएटॉमिक का 5/3, तो CV1 की वैल्यू 3R/2 आ गई है। डाई एटॉमिक के लिए इसी तरह CV2 ले लिया, R/ इसका गामा 7/5 गिवन है, -1 करें तो ये 5R/2 CV2 आ गया। अब मिक्सचर का ये फार्मूला है, ये थर्मोडायनामिक्स में फार्मूले लिखाए गए हैं, N1 CV1 + N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स से कनेक्टेड है, इसलिए इस चैप्टर को उसके साथ में आना चाहिए।
न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो CV मिक्सचर यहाँ पर हो गया, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, दोनों के मोल 1 है तो 1 डाल दिया, CV1 CV2 आप निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू आ गई 2R। अब CV का फार्मूला जब R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 है, तो अगर CV मिक्सचर होगा तो गामा भी मिक्सचर का निकल आएगा। तो इसलिए फिर इसको फार्मूला लगा दिया CV मिक्सचर का, ये मिक्सचर लिखा हुआ है, हमने इसको कैपिटल M से लिख दिया है, R डिवाइडेड बाई गामा मिक्सचर माइनस 1। तो हमें गामा मिक्सचर निकालना है, तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाई CV मिक्सचर हो गया। CV मिक्सचर की वैल्यू 2R है, तो 1 प्लस 1/2 मिलकर ये 3/2 हो गया। ओके, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। ये इसमें एक गैस दी हुई है जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है। ठीक से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन 14 थोड़ा वैसा है। ए गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी 37.35 जूल पर मोल के इन द प्रोसेस दिया है PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए प्रोसेस, आप दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर। हमने थर्मोडायनामिक्स में एनी प्रोसेस के क्वेश्चन कराए हैं, इसको हम एनी प्रोसेस से लिखते हैं वहां पर, और ये प्रोसेस है PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका हमने एक शॉर्टकट मेथड भी कराया है, वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरा मेथड जो हम ओरिजिनल, जब हम CP माइनस CV इज इक्वल टू R को ड्राइव करते हैं उस समय ध्यान दें, जो CV है उसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब CP है तो इसका मतलब वो प्रोसेस का C है। ठीक, और जो हम जब DU का फार्मूला लिखते हैं यानी इंटरनल एनर्जी का, वो हमेशा CVdT होता है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर हमने 1 ले लिए हैं, और जब DQ का फार्मूला लिखेंगे यानी कि हीट का, तो उसमें C प्रोसेस का डाला जाता है। भूल गए हो तो रिवाइज कर लें, CdT। अब जरा ध्यान दें, हम ओरिजिनल डेरिवेशन के उस बेसिस पर पहले बता रहे हैं। DQ होता है DU प्लस DW, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसमें DU CVdT है, नंबर ऑफ मोल 1 ले लें, ठीक, और DQ जो है वो CdT है। C जो होता है इसका ये C प्रोसेस का होता है। यहाँ प्रोसेस क्या है, PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। ठीक, अब लेकिन DW क्या होता है, PdV। जब हम CP माइनस CV इज इक्वल टू R का ड्राइव करते हैं, तो वहां पर हम वर्क डन जब निकालते हैं तो PdV को हम सीधे RdT ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होता है, डिफरेंशिएट किया तो PdV इज इक्वल टू RdT, तो वहां पर वर्क डन RdT के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, PT इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो पहले तो आप P को हटाइए, किसी भी तरह से DW का जो है फंक्शन वो DT में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाइए प्रेशर को, तो किससे हटाएंगे, PV इज इक्वल टू RT से। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो PV इज इक्वल टू RT की हेल्प लें, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो यहाँ से P हटाइए, RT/V, ठीक, dV है ये, तो RT dV अपॉन V आ गया। ठीक, अब इक्वेशन से हम हटाएंगे, PT क्या है, कांस्टेंट है, इसमें से P हटाएं, P है RT/V, इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, RT स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये T स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट नया बन गया। R कांस्टेंट होता है, इसको इसमें मर्ज कर दीजिए तो नया कांस्टेंट K डैश बना लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें DT में लाना है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस T dt। V जो है ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड को ऐसे ही लिख दे, सेकंड फंक्शन T स्क्वायर लिख दो फर्स्ट फंक्शन, और 1/V का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1/V स्क्वायर, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, वहाँ dV लिखते हैं। T से T को कैंसिल कर दें, V कैंसिल कर दें, इससे आपका ये dV/V, यहाँ से 2dt बचा, माइनस का साइन है, T/V बचे, dV बचा, इससे dV/V निकल आया, क्या आया, 2 ट्वाइस dt/t। अब हम dV/V की जगह यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो आप ध्यान से देखें बड़ा आसानी से जो है वो dW हो गया, RT ये वैल्यू पुटअप करें, 2dt/t कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2RdT। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें बात पर, ये जो वैल्यू आई है 2RdT, जब हम प्रेशर कांस्टेंट होता है तब यही वैल्यू जो वर्क डन की यहाँ पर निकाली गई है ये RdT आती है, लेकिन यहाँ पर क्या आई,
2r/dt। थोड़ा कॉम्पिटिटिव उसके लिए भी, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको CV निकालना पड़ेगा, क्योंकि CV का फार्मूला है F/2r, इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 में ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें dq की वैल्यू पुटअप करें, C/dt C प्रोसेस का होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 37.35 जूल पर मोल के। CV निकालना है और dw की जगह 2r/dt डाल दें यहाँ पर, तो dt कैंसिल हो गया। अब C = CV + 2r आ गया। यहाँ पर देखिए, आप लोग जब ड्राइव करते हैं Cp - Cv = r, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था Cp, इसमें प्रेशर नहीं कांस्टेंट है, इसमें Pt कांस्टेंट है, ये लिखा है Pt कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए C प्रोसेस का -Cv = 2r आ गया। चलो इससे Cv निकाल लिया, C माइनस, ये C प्रोसेस का है। C प्रोसेस को R में कन्वर्ट करें। C प्रोसेस गिवन है 37.35, उसमें 8.3 को डिवाइड करें और यहाँ R लिख दें। तो डिवाइड करने पर ये 4.5 R आया, तो C प्रोसेस 4.5 R है, जो कि आपको वैल्यू गिवन थी, उसमें R में कन्वर्ट कर लिया। अब CV कितना है, 4.5 R - 2 R, इसमें रख दी वैल्यू C प्रोसेस की, ठीक। तो ये 2.5 R आ गया, बस CV मिल गया 2.5 R। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ भी लिखा है हमने, CV होता है F/2 × R, ठीक। तो ये 2.5 R डालें, R कैंसिल हो गया और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 5 आ गए, ठीक। इसका एक डायरेक्ट मेथड अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसानी से लग जाएगा, वो उस पर ध्यान दें जरा। ये सेकंड मेथड है हमारा, ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड मेथड में जरा समझें, Pt कांस्टेंट है, ठीक। हम इस मेथड में क्या करते हैं कि कोई भी आपका फंक्शन दिया हो या कोई भी प्रोसेस दिया हो, उसको हमेशा PV में लेकर आते हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को हटाओ यहाँ से, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ है, हमको लाना है PV में। तो जैसे बॉयल्स लॉ में होता PV = कांस्टेंट, तो यहाँ पर T की जगह PV/R पुटअप कर दो। ये कहाँ से आया, PV = RT, नंबर ऑफ मोल 1। T की जगह PV/R पुटअप कर दो। चलो यहाँ डाल दिया T की जगह PV/R, तो बन गया P² V/R। अब एक नया कांस्टेंट ले लें और पावर हमेशा वॉल्यूम पर लगाएं, P पर पावर 1 लगाएं। तो ये पावर 2 है P पर और इसमें पावर 1 है, तो इसमें पावर यहाँ 1 रखें तो V पर पावर हो गई 1/2। हमने इस टाइप के क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल में डिस्कशन किए हैं, ठीक। आप उसको जरूर देखें और C प्रोसेस का आर्टिकल जरूर देखें। तो अब ये PV पावर 1/2 = कांस्टेंट आ गया। इसमें जो पावर X है वो 1/2 आ गई, यानी कि हमको इसे कन्वर्ट करना है PV पावर X में। यहाँ पर लिख रहे हैं हमें कन्वर्ट करना है PV पावर X = कांस्टेंट में। हमारा X 1/2 आ गया। अब C प्रोसेस का फार्मूला लर्न कर लें, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएगा। क्या होता है वो, CV + R / 1 - X, CV + R / 1 - X। CV की वैल्यू आपको मालूम है, R / γ-1 भी होती है, और CV का फार्मूला F/2R भी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। फिलहाल हमें यहाँ CV निकालना था। C प्रोसेस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.5 R, वो आपका दिया है 37.35, यहाँ पर कन्वर्ट किया, 8.3 को डिवाइड किया, R को मल्टीप्लाई किया, तो ये 4.5 R आ गया। ओके, तो ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें C प्रोसेस की। X की वैल्यू 1/2 पुटअप करें, यहाँ से 1 में से 1/2 चला गया तो 2R आ गया। इस तरह से देखें CV 2.5 R आ गया। यहाँ पर भी आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन करके CV को निकाला 2.5 R। इस मेथड से आपका कैलकुलेशन बहुत शार्ट हो जाएगा, ठीक। तो CV आपने 2.5 R जब निकाल लें तो CV को F/2R रख दें, ठीक, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इससे इजीली कैलकुलेशन को किया जा सकता है इस मेथड से। ये मेथड थोड़ा लेंदी है। तो इसके अलावा आप ध्यान रखना कि इस चैप्टर में जो
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में VRMS का जो फार्मूला है, ठीक है ना, वो जरूर ध्यान रखें, √3RT/m। उसमें कभी मॉलिक्यूलर मास को कांस्टेंट कर देते हैं, कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और उससे उनका रेशियो निकलवाए जाते हैं, ठीक है ना। एनर्जी ध्यान रखना फार्मूला यहाँ पर जरूर, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल करवा दिए हैं थर्मो इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। फिर कभी कॉम्पिटिटिव लेवल का डालेंगे तो उसमें आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।